हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आज अपने चालू करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 4, ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एज यूजुअली जैसे अपने हर एक चैप्टर चालू करते हैं, पहले अपने इसके कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे, नोट्स लिखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 4, ओवरहेड और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब सबसे पहला वर्ड ओवरहेड। ओवरहेड को पूरा तुम फुल फॉर्म नहीं लिखोगे तो OH लिखोगे तो चलेगा। ओवरहेड पूरे चैप्टर में अपने OH का मतलब होगा, पूरी बुक में ही ओवरहेड का मतलब होगा। OH मीन्स ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? देखो, तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, सपोज ये तुम पेन है, वो तुम्हारा एक प्रोडक्ट है। अब पेन बनाने के लिए अब तुमको पेन की सेलिंग प्राइस चाहिए। सपोज कि तुम पेन 10 रुपए का बेचोगे। अब तुम्हें 10 रुपए पे कैसे आओगे कि मेरी एक पेन की प्राइस 10 रुपए। तो उसके अंदर दो चीज इंक्लूडेड होगी। एक तो होगा तुम्हारा प्रॉफिट कि तुम कितना कमा रहे हो, दूसरा होगा तुम्हारा कॉस्ट कि सपोज तुम्हारे पेन बनाने में लगे 8 रुपए, 2 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट है तो तुम 10 रुपए में बेच रहे हो। अब कॉस्ट के अंदर भी दो चीजें होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कि तुमको डायरेक्टली पेन बनाने में कितना खर्चा होगा, मतलब तुम्हारा मटेरियल लगा होगा, इम्प्लॉय मतलब लेबर लगा होगा, जो अपने ने लास्ट चैप्टर भी पढ़ा एम्प्लॉय कॉस्टिंग। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इन दो को छोड़ के बाकी सब है ना, वो सब कुछ इनडायरेक्ट है और वो ही इनडायरेक्ट को बोलते हैं अपने ओवरहेड। जैसे कि मैं जहां बना रही हूँ वो फैक्ट्री है, वो मेरी नहीं है, वो रेंट पे ले रखी है, तो वो फैक्ट्री का तो मैं एक साथ रेंट पे करती हूँ। ठीक है, तो वो रेंट जो है ना वो ओवरहेड है, क्योंकि एक पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए थोड़ी ना रेंट होता है। वहां पे मैं एक महीने रेंट देके बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारी पेन्स मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो वो मेरा ओवरहेड है जिसको अपने बाद में एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस चैप्टर में अपने मेजरली क्या सीखेंगे? तो पहले तो कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, देन उसको अपोर्शन करेंगे, मतलब एक एक चीज को अपोर्शन सीखेंगे, देन रीअपोर्शमेंट सीखेंगे, 3 मेथड सीखेंगे। बहुत कुछ है इस चैप्टर में सीखने के लिए। तो अपने धीरे धीरे नोट्स बनाते चलेंगे, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हुआ चैप्टर का ओवरव्यू। अब थोड़े से नोट्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। अब पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, ठीक है, अब उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट तो समझता हो ना, कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। मेजरली उसके पास 2 डिपार्टमेंट है। एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर सारा प्रोडक्शन रिलेटेड काम होता है। दूसरा है सर्विस डिपार्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस डिपार्टमेंट? अब कंपनी में आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में कैंटीन होता है, मेडिकल रूम होता है, और तो वो सब क्या है, वो सर्विस है। दे आर एंसिलरी सर्विसेज। वो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं आता। बट कैंटीन जो है, वो वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो आके खाना खा सकते हैं, तो वो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा, बट उसकी कॉस्ट तो लग रही है ना कंपनी को। तो वो कॉस्ट भी कंपनी कहां से रिकवर करेगी? वो प्रोडक्ट को बेच के ही रिकवर करेगी, और उसी के अंदर उसकी कॉस्ट एलोकेट होगी। प्रोडक्ट के अंदर ही उसकी कॉस्ट जो है वो एलोकेट होगी, इसकी भी, भले ये डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं कर रहा। ओके, तो ये हो गया सर्विस। अब 2 डिपार्टमेंट है मेरी कंपनी में, तो प्रोडक्शन के अंदर सपोज 2 है, एक में मैन्युफैक्चर होते हैं गुड्स और दूसरे में असेंबली किए जाते हैं। मतलब सपोज मेरी पेन बनाने की कंपनी है, तो यहाँ पे पेन के ढक्कन, इंक की वो जो लीड होती है वो, फिर मतलब एक्सट्रैक्ट बाहर की बॉडी, ये सब बनाया जाता है। और यहाँ पे पेन के अंदर रिफिल डालते हैं, फिर वो ढक्कन लगाते हैं। यहाँ पे पैकिंग, असेंबलिंग, ये सब यहाँ होता है। तो 2 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मतलब प्रोडक्शन के अंदर मेरे 2 डिपार्टमेंट हो गए। अब सर्विस के अंदर भी सपोज मेरे 2 डिपार्टमेंट है। पहला है कैंटीन, जहाँ पे लोग आके अपना खाना वाना खाते हैं। दूसरा सर्विस है सपोज हॉस्पिटल, मतलब मेडिकल रूम, जैसा कि यार प्रोडक्शन का काम है, ऑब्वियसली किसी को चोट वोट लग गई, वो अपनी कंपनी में जाके हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले लेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बाद में कंपनी उसको पे कर देगी, सिंपल।
कंपनी तो उसको ऐसे ही पे कर रही है। तो ये 4 डिपार्टमेंट है। अब जो ये सर्विस डिपार्टमेंट है ना, ये सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो पहले इन दोनों में एलोकेट की जाएगी। मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, उसमें सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है ना वो एलोकेट होती है, मतलब ऐसे कि ये इन दोनों को सर्विस दे रहा है। किस बेसिस पे? कैंटीन का बेसिस क्या होगा कि जितने ज्यादा वर्कर्स हैं, मतलब असेंबली डिपार्टमेंट के ज्यादा वर्कर्स हैं तो इस पे कॉस्ट ज्यादा जाओ, और फिर मैन्युफैक्चरिंग की कम है तो यहाँ पे कम। फिर जितने इसके पास मतलब आए वर्कर्स, मतलब असेंबली डिपार्टमेंट के ज्यादा लोग आए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के ज्यादा लोग आए, उस हिसाब अपने ये क्यों करेंगे? क्योंकि अपने डायरेक्टली इन लोगों के पैसे जो है ना वो प्रोडक्ट से कैसे निकालेंगे, तो अपने इनके पैसे जितने भी हैं, इनकी कॉस्ट जितनी भी है वो इनको अलोकेट करेंगे, देन उसका टोटल करेंगे। तो उसके बाद जो अपने है ना वो यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और फिर अपनी आएगी कि अपने कितने पैसे, अपनी जो सेलिंग प्राइस है वहां तक अपने पहुंचेंगे प्रोडक्ट की। तो ये अपना कॉस्ट का पार्ट हो गया जो अपने ने स्टार्टिंग में जब मैंने चैप्टर का ओवरव्यू दिया था तब समझा था ना। कॉस्ट तो उसके अंदर इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट के अंदर ओवरहेड मेरे को निकालना है, तो ओवरहेड की कॉस्ट कैसे निकलेगी? ओवरहेड हमेशा प्रोडक्शन पे होगा ना ऑब्वियसली। जो एंसलरी जो एंसलरी सर्विसेज है, एंसलरी सर्विसेज मीन्स हेल्पिंग सर्विसेज, ये जो है ये हेल्पिंग सर्विसेज है, ये ना होगी तो भी मेरा प्रोडक्शन तो चलेगा ही। तो ये मेरे प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट इनका खर्चा भी मेरे को कहीं तो निकालना है, इसीलिए अपने उसको बाद में जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलोकेट कर देते हैं। यहां तक समझ आया चैप्टर में? अभी तक तो अपने ने एक एग्जांपल देखा। अब मैं कुछ नोट्स लिखवा देती हूँ, उसके बेसिस पे अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। उसके बाहर से तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी आएगा, उसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर चलेगा। तो नोट्स चालू करते हैं अपने। नोट्स लिख दो, इंट्रोडक्शन लिख दो, जैसा सही लगे। हीथ कंपनी है जिसके 2 यूनिट्स हैं, 2 डिपार्टमेंट हैं। यूनिट्स नहीं बोलना कभी भी, डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेकंड इज सर्विस डिपार्टमेंट। नाउ आई एम गिविंग द फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट में तुम्हारा क्वेश्चन जाएगा। ओके अब इसके अंदर भी अपने ने देखा था मेरे पास 2 चीजें हैं, तो एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं पूरा फॉर्मेट लिखा रही हूँ। क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हारे पास 4 सर्विस हो, 2 प्रोडक्शन हो, कैसा भी हो सकता है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड इज असेंबली, अब सर्विस में भी 2 हैं, कैंटीन है और यहाँ पे सपोज हॉस्पिटल है, मतलब मेडिकल रूम जैसा जो कंपनीज में होता है। ठीक है अब यहाँ से लिखना चालू करो कि क्या फॉर्मेट है। सबसे पहली चीज आती है अलोकेशन। अलोकेशन, अब अलोकेशन क्या होता है? मतलब मेरे पास बहुत सारे खर्चे हैं डिपार्टमेंट के रिलेटेड, जैसे मैंने डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर रख दिया, ठीक है, तो वो मेरा एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक हो गया। मैंने कोई मैनेजर रख दिया, ठीक है, मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर रख दिया, मैंने शेफ रख दिया, दैट इज डिपार्टमेंट स्पेसिफिक। मतलब मैं सुपरवाइज कर रही हूँ तो इसको कर रही हूँ, मैनेजर मैंने इसका रखा, डॉक्टर मैंने हॉस्पिटल का रखा, शेफ मैंने कैंटीन का। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हो गए, तो ये डिपार्टमेंट वाइज चलेगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक खर्चे हैं ना वो सबसे पहले आएंगे, और उनको तुम्हें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में दिया होगा एज इट इज डिपार्टमेंट के अंदर नोट डाउन कर देना है। तो सबसे पहले आएगा अलोकेशन। अलोकेशन मीन्स क्वेश्चन में जो अमाउंट्स, जो वैल्यूज दी है डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक, कि ये वाला खर्चा तो सिर्फ ये एक ही डिपार्टमेंट का है, तो वो तुम अलोकेट करोगे। तो इसके अंदर क्या आएगा? कॉस्ट इनकर्ड फॉर डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली।
सेकंड, अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, तो मैंने प्रोडक्शन मैनेजर रखा है, तो वो सिर्फ प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में जाएगा। प्रोडक्शन मैनेजर की जो मैं सैलरी पे करूंगी वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इधर जाएगा। फिर मैंने असेंबली के लिए कोई रख दिया, असेंबली मैनेजर मैंने अलग रख दिया है, तो असेंबली मैनेजर की जो सैलरी है वो असेंबली में जाएगी। फिर मैंने डॉक्टर रख दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ ही इंक्लूड करी हूँ, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे चीजें समझ में आएंगी। ये हॉस्पिटल में जाएगा। देन ये मैंने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल है। देन कम्स द सेकेंड थिंग, दैट इज अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट क्या होता है, सपोज मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, अब उसके अंदर यहाँ पे प्रोडक्शन है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे असेंबली है, यहाँ पे कैंटीन है, और यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल है। अब मैं इन सब पूरी फैक्ट्री का रेंट जो है वो साथ में देती हूँ, ठीक है। तो ये तो रेंट जो है वो तो पूरी फैक्ट्री का गया। मैंने एक एक डिपार्टमेंट में को जो है मेरे को रेंट अपोर्शन करना पड़ेगा। सपोज मेरा 100 रुपए रेंट था, 100 रुपए का भी रेंट होता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए। तो सपोज 50 मेरा इधर गया, 30 मेरा इधर गया, 10-10 यहाँ हो गया, ऐसे करके अपोर्शन हो गया। तो वो कोई भी प्रपोर्शन में होगा, अपोर्शनमेंट अपने को क्वेश्चन में दिया होगा, उस बेसिस पे ये जो रेंट है ना इसको मैं अपोर्शन करूंगी। मतलब ये कॉमन खर्चे हैं जो पूरी फैक्ट्री के होंगे, तो कॉमन खर्चे में तो रेंट आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखा है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो जितने भी कॉमन खर्चे हो रहे हैं ना, दैट इज अपोर्शनमेंट, उनका अपोर्शनमेंट होगा कि कौन कितना यूज कर रहा है, किसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट को उसका, उस बेसिस पे। सेकेंड कम्स अपोर्शनमेंट। अब ये क्या होगा, कॉस्ट इनकर्ड फॉर कंपनी, कंपनी एज अ होल पे अपने ने कितना खर्चा किया, जो कि अपने सुटेबल रेशियोज के अंडर डिवाइड करेंगे। मतलब जो भी रेशियो, जैसे जो भी रेशियो है जो अपने ने रेंट का देखा, तो कौन सा जो डिपार्टमेंट है कितना स्क्वायर फीट एक्वायर कर रहा है, उस बेसिस पे अपने रेंट चार्ज कर सकते हैं। तो वो जो रेशियोज होगा वो मेजरली अपने को क्वेश्चन में दिया ही होगा। तो अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, रेंट हो गया, मैंने पूरे एरिया का रेंट दिया है। मतलब ऐसा होता ना, डिपार्टमेंट वाइज रेंट दिया होता मैंने, तो वो ऊपर कवर होता, बट यहाँ पे कंपनी एज अ होल का मैंने रेंट पे किया, इसीलिए यहाँ पे कवर हुआ है। सेकेंड लाइटिंग हो गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ऑलवेज लाइट पॉइंट्स में होगा कि कौन से डिपार्टमेंट अपने इलेक्ट्रिसिटी कैसे काउंट करेंगे। तो सपोज डिपार्टमेंट ए है, वहां पे 5 बल्ब लगे, बी में 2 लगे, यहाँ पे एक एक है, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा होगा। वो हमेशा लाइट पॉइंट्स पे डिवाइड होगा कि कितने लाइट पॉइंट्स हैं किसके अंदर, कौन से डिपार्टमेंट में। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इतना हो जाने के बाद अपने टोटल करेंगे, दैट इज टोटल कॉस्ट। ये हो गया अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब मैंने जैसा कहा था कि जो कैंटीन है उसमें जितने खर्चे हो रहे हैं वो ऑब्वियसली मेरे को रिकवर तो करने पड़ेंगे। रिकवर कहाँ से करूंगी, मैं अपना पेन का एग्जांपल अपने लेके चल रहे, तो ऑब्वियसली पेन बेच के मैं रिकवर करूंगी। पेन बेच के रिकवर कैसे होगा, उसकी कॉस्ट के अंदर जब वो चीजें इंक्लूड होगी। इसीलिए जितना भी कैंटीन का खर्चा है वो प्रोडक्शन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो दैट इज रीअपोर्शनमेंट, अपने वापस अपोर्शन कर रहे हैं, दैट इज रीअपोर्शनमेंट। थर्ड चीज री, अच्छे से लिखते हैं यार, अच्छी चीज है।
अपोर्शनमेंट। अब जो सर्विस की जितनी भी सर्विस रिलेटेड सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी ना, वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ एलोकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया, मतलब ये डॉट हटा दो, ये तो नहीं लिख रही हूँ मैं, ट्रांसफरिंग कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अपने सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से थे क्वेश्चन में? कैंटीन था, दूसरा हॉस्पिटल था, ठीक है। अब होगा कैसे, ये जो अपना कैंटीन है वहां से इसकी कॉस्ट माइनस हो जाएगी, ब्रैकेट में मतलब माइनस हो रही है, और ये इन दोनों के अंदर एलोकेट हो जाएगी कि इन्होंने प्रोडक्शन और असेंबली में कितनी हेल्प की थी। सेम वे हॉस्पिटल वाली माइनस हो जाएगी और यहाँ दोनों आके प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा अपना टोटल ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जब तक अपने ने सारी कॉस्ट एक एक डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दी पहले, तो दूसरा अपोर्शन भी कर दी, जो कॉस्ट एज अ कंपनी कॉमन गई थी उसको अपोर्शन भी कर दिया, तीसरा रीअपोर्शन किया अपने ने जो सर्विस डिपार्टमेंट था उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसकी कॉस्ट ट्रांसफर की। तो ये हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार क्वेश्चन में तुम्हें हो सकता है कि डायरेक्टली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके ही दिया हो, तुमको बस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, और वरना क्वेश्चन में दोनों भी करने को बोल सकता है। तो ये हो गया। अब इसको अपने डिवाइड किससे करें? तो हो सकता है कि तुम्हारी जो कंपनी है, पेन जिससे तुम बना रहे हो, वो पूरी मशीन ओरिएंटेड है, मतलब वहां पे लेबर बहुत कम चाहिए, पूरा मशीन है। तो सपोज तुम्हारे 5,000 घंटे मशीन ने काम किए, ये बजटेड है कि नॉर्मली 5,000 घंटे मशीन काम करती है, तो तुम 5,000 से डिवाइड करो कि 1 घंटे मेरी मशीन ने काम किया ना, तो मैं कितना ओवरहेड रिकवर कर रहा हूँ उस बेसिस पे। तो जब कॉस्टिंग में ऐसा होता है कि जब तुम्हारा जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो पीएनएल बनाएगा, तो उसमें सिनेरियो ऐसा जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, तुम जो भी बेसिस पे तुम्हारी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो उस बेसिस पे चीजें चलेगी। मतलब तुम चाहे तो मंथ के बेसिस पे ले सकते हो, तुम चाहे तो मशीन ओरिएंटेड है, लेबर ओरिएंटेड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे अपना एग्जांपल है 5,000, कि मेरी मशीन है ना नॉर्मली 5,000 आवर्स जो है वो काम करती है, ठीक है। अब 1 घंटा काम करेगी तो मेरे कितना रिकवर करेगी, मेरा ओवरहेड। ओके, तो ये कभी अंडर एब्जॉर्ब भी होगा, कभी ओवर एब्जॉर्ब भी होगा, वो चीज अपने आगे जाके क्वेश्चन में इन डिटेल समझेंगे। तो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब जो भी एक्टिविटी है, जिस भी बेसिस पे क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है टू कैलकुलेट, तो दैट इज बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब जैसे यहाँ पे अपना एग्जांपल था 5,000 आवर्स, उससे अपने डिवाइड करेंगे, इन्हीं दोनों को करना है क्योंकि इनकी तो वैल्यू नील हो गई है। अब जो आंसर आएगा ना वो मेरा रिकवरी रेट होगा। रिकवरी रेट मतलब सपोज आंसर आता है 2, यहाँ पे आता है 5, ठीक है। तो 2 और 5 क्या शो करता है कि ये मेरा रिकवरी रेट है। अगर मैंने 1 घंटे मशीन को काम किया ना, तो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 2 रुपए रिकवर हो जाएंगे, मेरे को वापस मिल जाएंगे, दैट इज रिकवरी रेट। और इस चैप्टर में दूसरा नाम भी है एब्सॉर्प्शन रेट, मतलब मेरा खर्चा अब जाके एब्सॉर्ब हो रहा है। ओके, जो इस चैप्टर का दूसरा नाम था एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इज दिस, ये मेरा एब्सॉर्प्शन रेट भी हुआ। ओके, यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कोई डाउट है, क्योंकि ये अपने ने जस्ट फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट को समझा है। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा आइडिया आएगा, अच्छे से पता चलेगा कि चीजें कहना क्या चाहती है। अब एक और डाउट किसी को आ सकता है कि सपोज यहाँ पे अपने ने इंक्लूड क्या नहीं किया, इंक्लूड क्या नहीं किया। देखो, ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मेरा असेंबली डिपार्टमेंट है, ये मेरा कैंटीन है, ये मेरा हॉस्पिटल है। इनमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर भी तो लगता होगा ना, ऑब्वियस है। मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर भी लगता ही है।
ये मैंने कहा था ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ओवरहेड के चैप्टर में कवर नहीं होता, तो यहाँ पे नहीं आएगा। बट यहाँ पे आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है, कैंटीन एंड हॉस्पिटल मेरे मेन बिजनेस नहीं है, तो इनके ऊपर मेरा जो भी खर्चा होगा सब ओवरहेड में कंसिडर होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, अगर डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ये दोनों मेरे सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं ना, तो फिर वो ओवरहेड ही है, वो कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होंगे, वो ओवरहेड ही कंसिडर होंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अब सपोज कैंटीन है, कैंटीन के अंदर रॉ मटेरियल क्या होगा? आटा, गेहूं वगैरह सब आया, तो वो रॉ डायरेक्ट मटेरियल हो गया। शेफ वहां पे काम कर रहा है तो डायरेक्ट लेबर होगा, बट इसका जो खर्चा है वो ओवरहेड ही होगा, क्योंकि डायरेक्टली शेफ आके मेरे पेन मैन्युफैक्चर करके नहीं दे रहा है मेरे को, जो मैं उसको डायरेक्ट लेबर कंसिडर करूँ। तो समझ आया कि सर्विसेज पे जो भी खर्चा होगा ना मेरा, भले वो कोई भी काइंड का एक्सपेंस हो, वो सब कुछ मेरा ओवरहेड ही होगा। ओके, अब कुछ बेसिक नोट्स लिखवा देते हैं इन केस अगर थियरी में आ जाए तो, और चीजों को आगे समझते हुए चलते हैं। सेकंड, वो अपने ने जो पढ़ा था वो पहली चीज थी, मैंने शायद ऊपर लिखा कि नहीं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने ने ऊपर ही देखा कि दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो चीजें थी, क्या थी? अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। इन्हीं दोनों का टोटल ही तो अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था। ये देखो, इन केस ये पहले अपने ने अलोकेट किया, दूसरा अपोर्शन किया, तो इन्हीं का तो टोटल अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो यहां तक अपना आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। रीअपोर्शनमेंट। ओके, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रीअपोर्शनमेंट। थर्ड, अच्छा नहीं लग रहा, पूरा रेड रेड हो गया, ब्लैक एंड रेड करते हैं। थर्ड इज थ्री मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तीन टाइप, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपने को इस बुक मतलब मॉड्यूल के अंदर तीन मेथड्स बताई गई है। तो अपने एक एक करके मेथड को लिखते हैं और समझते हैं। रीअपोर्शनमेंट की तीन मेथड्स। पहली मेथड डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या है, पहले मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायरेक्ट मेथड क्या होती है कि ये तुम्हारा जैसे प्रोडक्शन वन है, प्रोडक्शन टू है, सर्विस वन है और सर्विस टू है। पहले मैं तीनों मेथड एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर अपने तीनों की थियोरी लिख देंगे। इसके अंदर सीन क्या होता है? प्रोडक्शन वन टू, सर्विस वन टू। ओके, ये एग्जांपल दिया, जैसे ये तुम्हारा वो मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है, कैंटीन है, हॉस्पिटल है। अब इसमें क्या होता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, वो एक दूसरे को सर्विस नहीं देता। सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट वन है वो प्रोडक्शन ए और प्रोडक्शन बी को सर्विस देता है, और सर्विस डिपार्टमेंट टू भी सिर्फ प्रोडक्शन ए और बी को सर्विस देता है। मतलब ये लोग आपस में सर्विस नहीं देते, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को सर्विस नहीं देते। तो वो कवर होता है डायरेक्ट मेथड के अंदर। तो उसमें क्या करोगे, जैसे कि तुम्हारी यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 की कॉस्ट लग रही है, अब ये इन दोनों में एलोकेट हो रही है, तो यहाँ तो एलोकेशन कैसे होगा? यहाँ से 100 माइनस हो जाएगी, यहाँ पे 50 आ गई, यहाँ पे 50 आ गई, और ये वाली यहाँ से अगेन 100 माइनस होगी, यहाँ पे 50 आ गई, यहाँ पे 50 आ गई। ओके,
मतलब ये दोनों जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देते हैं, एक दूसरे को सर्विस नहीं देते। तो ये हो गई तुम्हारी डायरेक्ट मेथड। अब दूसरी चीज समझते हैं। दूसरी इनडायरेक्ट नहीं है, ये पहली डायरेक्ट मेथड तो दूसरी इनडायरेक्ट मेथड नहीं। दूसरी मेथड का नाम है स्टेप लैडर मेथड। सांप सीढ़ी नहीं खेल रहे अपने। P1, P2, S1, S2, इसके अंदर क्या होता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना वो तो दूसरे को सर्विस देता है, पर दूसरा वाला जो है ना वो इसको सर्विस नहीं देता। मतलब इसके अंदर कैसा होगा कि कोई एक सर्विस डिपार्टमेंट, सपोज ये वाला सर्विस डिपार्टमेंट इसको भी सर्विस दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी सर्विस दे रहा है, तीनों को हेल्प कर रहा है। बट ये वाला जो है ना ये सिर्फ इसको और इसको सर्विस अलग अलग कलर से बनाते हैं, ज्यादा पता चलेगा। ऐसे तो चल ही गया होगा। ये वाला डिपार्टमेंट ए को सर्विस, P1, P2, S1 तीनों को सर्विस दे रहा है, बट ये वाला जो है ना वो सिर्फ दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस दे रहा है, वो S2 को सर्विस नहीं दे रहा है। ओके, तो ये होती है स्टेप लैडर मेथड। अब इसकी एलोकेशन कैसे होती है, तो सपोज 100 100 100। अब अगर स्टेप लैडर का क्वेश्चन आया तो बेस्ट चीज है जो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा को सर्विस दे रहा हो ना उसको सबसे पहले माइनस करो। मतलब यहाँ पे 100 माइनस करो, यहाँ पे सपोज इसने 50 दिया, 30 दिया और 20 दिया, तो इसका टोटल कितना हो गया 120। अब ये 60-60 डिवाइड हो गया, क्योंकि ये इसको तो सर्विस दे ही नहीं रहा। ये होता है स्टेप लैडर मेथड। ओके, तीसरी मेथड। तीसरी मेथड क्या है, स्टेप लैडर देख लिया, डायरेक्ट देख लिया। अब तीसरी रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल क्या होता है, ये जो है वो इसको भी सर्विस दे रहा है और ये इसको भी सर्विस दे रहा है। मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट ए है वो P1, P2 और S2 इनको सर्विस दे रहा है, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 जो है वो P1, P2 और S1 तीनों को सर्विस दे रहा है। तो इसके अंदर फर्दर अपने को तीन मेथड्स दी गई है सॉल्व करने के लिए। इसका मैं अभी एग्जांपल नहीं बता रही क्योंकि तीन अलग अलग मेथड से अपने को देखना पड़ेगा। ओके, तो इसके अंदर चलता ही रहेगा कैसे, जैसे 100 100 100, मतलब पहला इनका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक 100 आया, फिर मैंने इसको माइनस कर दिया 50 30 20। अब यहाँ पे 120 आया ना, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 50 आ जाए, यहाँ पे 50 आ जाए, यहाँ पे 20 आ जाए, अगेन यहाँ पे 20 आ गया, 20 माइनस होगा, फिर ऐसे डिवाइड होता ही जाएगा। तो वो रेसिप्रोकल हो गया। तो इसके लिए अपने को तीन मेथड दिए गए हैं अलग अलग, तो वो अपने मेथड्स क्वेश्चन में ही समझेंगे, क्योंकि अभी समझाऊंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं, ज्यादा दिमाग में नहीं जाएगा। अब एक एक चीज के बारे में थियोरी लिखते चलते हैं। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, तो सर्विस डिपार्टमेंट ये क्या फालतू का, डू नॉट प्रोवाइड सर्विस टू ईच अदर, मतलब दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस नहीं देते। फिर जैसे कि आपने एग्जांपल में कैंटीन और हॉस्पिटल एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो ये लिख ही लेना, पूरा एग्जांपल के तौर पे लिखना कि तुम बाद में जब इसको रीड करने जाओ ना तो कोई डाउट रहे नहीं। अब दूसरी मेथड अपने ने कौन सी देखी थी, तो स्टेप लैडर मेथड। इनडायरेक्ट नहीं आती डायरेक्ट के बाद हर बार, दैट इज स्टेप लैडर मेथड। इसको तुम नॉन रेसिप्रोकल मेथड भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है बट दूसरा डिपार्टमेंट पहले को नहीं दे रहा है सर्विस। रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल मेथड। अब
इसके अंदर थियरी क्या लिखी हुई है? 1 कुछ ज्यादा ही ठीक हो रहा है। सॉरी, सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स service to another service department, but not vice versa। मतलब जो S1 है वो तो S2 को सर्विस दे रहा है, बट S2 इज नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस। दूसरा पॉइंट, जैसे इस वाले एग्जांपल में अपने हॉस्पिटल है, वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, सर्विस टू कैंटीन। मतलब अगर कैंटीन में किसी को चोट लगी तो वो जाके हॉस्पिटल में मतलब अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, बट हॉस्पिटल में किसी स्टाफ को भूख लगी तो वो आके कैंटीन में नहीं खा सकता। कैंटीन डज नॉट प्रोवाइड सर्विस टू हॉस्पिटल। द थर्ड पॉइंट, अब इसके लिए एक एडवाइस अभी लिखवा रही हूँ कि जो अपना ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे चालू करना। तो स्टार्ट विथ दैट डिपार्टमेंट which provides service to maximum, मैक्सिमम सही से लिखते हैं, सही से नहीं लिखा, मैक्सिमम डिपार्टमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। जैसे कि यहाँ पे था हॉस्पिटल। लास्ट मेथड दैट इज सीनियन 3 नहीं सी। क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इसका दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें बार बार एलोकेट करना पड़ता था अपने को। एग्जाम्पल में देखा था और क्वेश्चन में इन डिटेल समझेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट सर्व्स ईच अदर, मैंने S1 जो है वो S2 को सर्विस भी दे रहा है और S2 जो है वो भी S1 को सर्विस दे रहा है। अपने एग्जाम में, मतलब सॉरी एग्जाम में नहीं, एग्जाम्पल में हॉस्पिटल जो है वो कैंटीन को सर्विस तो ऊपर वाले में भी दे रहा था, अब कैंटीन भी हॉस्पिटल को सर्विस देगा। हॉस्पिटल प्रोवाइड सर्विस टू कैंटीन एंड कैंटीन ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस टू। ये हॉस्पिटल कैंटीन करके मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि बाद में जब रिवाइज करोगे और ऊपर लिखा होगा ना कि ये वाला डिपार्टमेंट क्या था, तो एक फ्लो में जाएगा पूरा, तो तुम्हें समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ये नोट्स बेटर है कि तुम मेरे साथ में बना लो।
also provide service to hospital. तो इसके लिए तीन मेथड्स अपने पास, थ्री मेथड्स कैन बी यूज्ड। कौन कौन सी? तो पहली तो है साइमल्टेनियस मेथड्स। ये मेथड को अपने जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे वैसे एक एक करके इन डिटेल समझेंगे। एक बार के लिए सिर्फ लिख दो, दूसरी रिपीटेड। साइकिल्स, जैसे अपने ने एग्जांपल में किया था, तो मैक्स 3 साइकिल तक ही तुम्हें जाना है। देन थर्ड इज ट्रायल एंड एरर। ये अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला नोट्स खत्म हो गया कि ये तुम्हें चैप्टर के बारे में सब कुछ बता देगा कि चैप्टर कवर क्या करना है। अब मैं कुछ नोट्स लिखवाती हूँ जो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। जब भी अपने क्वेश्चन में कहीं अटकेंगे ना, तो ये काम आएंगे। मतलब ये चैप्टर में तुम्हारे डायरेक्टली नहीं दिया कि इसका मतलब यही है, बट इन केस क्वेश्चन की एब्सेंस में अगर क्वेश्चन तुम्हें बता नहीं रहा तो तुम लिखोगे, तो इसे एज अ नोट्स लिख दो। और मैं इनको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करके कोई मतलब नहीं होगा। ये जब तुम्हारे क्वेश्चन में चीज आएगी ना तभी तुम्हें पता चलेगी। पहला है इंश्योरेंस। अब कभी भी क्वेश्चन में इंश्योरेंस या हो ना, तो पहले देखो कि वो कौन सा इंश्योरेंस है। मीन्स नॉर्मल इंश्योरेंस वर्ड यूज किया हो तो ये कॉस्टिंग है, उसका मतलब होगा कि वो मशीनरी के इंश्योरेंस है, और वो डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी, कि जिस मशीनरी की जितनी भी ज्यादा वैल्यू है उस मशीनरी का उतना ज्यादा इंश्योरेंस की कॉस्ट है। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस वर्ड यूज किया हो तो वो एम्प्लॉयज के लिए है, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर डिवाइड होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, उसके बेसिस पे डिवाइड होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे डिवाइड होगा। सेकेंड पॉइंट, दैट इज एक्सपेंस, और उसका बेस क्या होगा। तो यहाँ पे एक ही एक्सपेंस है जिसका कई बार बेस नहीं दिया ना कि कौन से किस चीज के ऊपर अपने डिवाइड करें, तो वो ट्रेड लाइसेंस फीस। ये दिया होगा तुमको कि ये तुम्हारा एक्सपेंस हुआ, बट यू कैन नॉट फिगर आउट फ्रॉम द क्वेश्चन कि तुम्हारा ये कुछ ज्यादा थिक हो रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा। ट्रेड लाइसेंस फीस, ये दिया ना होना कि क्वेश्चन में कि किस चीज के बेसिस पे तुम अलोकेट करोगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अलोकेट करोगे कि कौन से डिपार्टमेंट में तुमने कितनी इन्वेस्टमेंट किया ना उसके बेसिस पे। देन ये तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन तो कर ही चुकी हूँ, बट एक बार लिख लो कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है वहां पे कभी भी डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट नहीं आती, बट सर्विस डिपार्टमेंट में आती है। क्योंकि अभी तो तुमने समझा है, बाद में भूल गए तो फिर सोचोगे कि यहाँ पे डायरेक्ट लेबर और मटेरियल दिया है, तो वो प्रोडक्शन का भी तुमने अगर क्वेश्चन में दिया और तुमने ओवरहेड के अंदर इंक्लूड कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। ये तो वो अगेन वही एग्जांपल, प्रोडक्शन में तुम्हारे पास दो डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे असेंबली, यहाँ पे है तुम्हारे पास कैंटीन, और यहाँ पे हॉस्पिटल। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर,
यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखनी है। मैं क्रॉस इसलिए नहीं मान रही हूँ कि वैल्यूज, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो तुम्हें क्या करना है, these are direct cost, hence it will not appear in the statement of overhead. ये स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड में कभी भी दिखेगी नहीं, तो तुम्हें नहीं लिखनी है। ओके, सेकेंड इज कैंटीन, ये तुम्हारे सर्विस डिपार्टमेंट के, क्वेश्चन में वैल्यूज दिए, तो वी विल राइट दिस आर इन डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस लिख दो, कॉस्ट लिख दो, अपने कॉस्टिंग मतलब क्वेश्चन करने की बेसिस पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट। सर इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, तो ओवरहेड ही होती है, तो ये अपीयर होगी स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड में। हेंस विल अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड। डन। तो आज के लिए अपने नोट्स तो पूरे हो गए। मतलब ये नोट्स बेसिकली ऐसे हैं कि तुमको पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो ये नोट्स के बेसिस पे तुम कर सकते हो। ये तुम्हें हेल्प करेंगे पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने में। तो आज अपने पहले एक पहला एग्जांपल एटलीस्ट देख लेते हैं कि क्या है, तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। चीजें ब्लर हो गई वन नोट बंद करके, वैसे दिख तो रहा है, काम चला लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो तुम खुल के बैठ ही सकते हो। पहला एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, तो एक्सेल लिमिटेड जो है उसके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 4 सर्विस डिपार्टमेंट है। जो भी एक्सपेंसेस इन डिपार्टमेंट पे है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अपने को करके दे दिया है। अब और क्या बोला है, ये अमाउंट्स दिए अपने को और सर्विस। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अपने को स्टेटमेंट अपोर्शनमेंट करना है कॉस्ट का डिपार्टमेंट्स के ऊपर ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग डायरेक्ट रीअपोर्शन। अब ये लोग अपोर्शन तो करके बैठे हैं, अपने को री, देखो इतनी वैल्यू सेकेंडरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने को, सिंपली अपोर्शनमेंट करनी है चीजों का। तो अपने पास वैल्यूज है, बेसिस भी दिए हैं कि किस बेसिस पे तुम अपोर्शन करोगे चीजों का। तो क्वेश्चन चालू होता है। पहला एग्जांपल, तो इसमें करना क्या है, अपने को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो आइटम्स जिनकी अपने को कॉस्ट लेनी है, बार बार आइटम्स, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखोगे तो भी चलेगा। किस बेसिस पे अपने उस कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं, टोटल कितना है उस कॉस्ट का, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही देंगे ना। तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने पास, ए बी एंड सी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तीनों की कॉस्ट दी है अपने को,
cost as per primary distribution. टोटल क्या है 80 लाख. 30 लाख, 26 लाख एंड 24 लाख. ओके. अब अपने सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से है? तो अपने पास 4 सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर, टाइम कीपिंग, पावर और कैंटीन. इन चारों को अपने को एलोकेट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. तो ये हो गया अपना पहला डिपार्टमेंट, दैट इज स्टोर्स. स्टोर्स की कॉस्ट क्या है? 4 लाख रुपए टोटल है. अब स्टोर को अपने किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पे दिया है वैल्यू ऑफ स्टोर्स, तो इसके ऊपर बेसिस क्या होंगे? वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन. ऐसे पूरा नहीं लिखोगे तो चलेगा. अब परसेंटेज क्या है इसके? डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी. अब तुमको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना तो आता होगा. सिंपल है यार. 1 2 3, 1 2 3 ऐसे जीरोस काटते जाओ. एक और कट रहा है तो देन बचा क्या? 25 रेज टू 15 रेज टू 10. अब ये फर्दर कट हो सकता है. किसकी टेबल से? 5 की टेबल से. 5 रेज टू 3 रेज टू 2. ये तुम्हारा रेशियो आ गया जिसमें तुम्हें 4 लाख को डिवाइड करना है. तो 5 रेज टू 3 रेज टू 2. अब 4 लाख को रेशियो में डिवाइड करना तो तुम्हें आता ही होगा. तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 लाख. यहाँ पे आ जाएगी 1,20,000. यहाँ पे आ जाएगी 80,000. सेकेंड इज टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स. टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? तो नंबर ऑफ वर्कर्स. जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे जिस डिपार्टमेंट के, उसी का तो ज्यादा टाइम लगेगा ना उसके अकाउंट्स बनाने में. और ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वर्कर्स पे. अब कितने वर्कर्स हैं? 20 15 15. 20 15 15. ये भी 5 की टेबल से जा सकते हैं. तो मतलब वैसे 20 15 15 रखोगे तो भी चलेगा ही, कोई फर्क नहीं पड़ता. छोटी सी अमाउंट आ रही है और आगे कट कर दोगे तो भी चलेगा. मैं अभी के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे 20 15 15 ही रख रही हूँ. तुम्हें तो वैसे भी कैल से भी करना है तो कोई फर्क कहाँ पड़ता है कि छोटे नंबर से करना है कि बड़े नंबर से. अमाउंट कितनी है? 3 लाख. तो कितना हो जाएगा डिवाइड होके? 1,20,000, 90,000 एंड 90,000. तीसरा पावर 1,60,000. इसका क्या बेसिस और क्या रेशियो होगा? तो पावर, पावर ऑफ मशीन. पावर इस पे एलोकेट होगी, हॉर्स पावर ऑफ मशीन पे, कि कौन सी मशीन कितनी पावर खींच सकती है. तो 300 300 और 200. तो 332. इट विल बी 60,000, 60,000 एंड 40,000. तीसरा लास्ट कैंटीन. कैंटीन किस पे डिवाइड होगा? अगेन नंबर ऑफ वर्कर्स पे. 1 लाख उसकी कॉस्ट है. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं. तो वो क्या था? नाम क्या है? हॉर्स पावर पर हॉर्स पावर. तीसरा है कैंटीन. कैंटीन नंबर ऑफ वर्कर्स पे और वर्कर्स का रेशियो ये रहा. वर्कर्स का टोटल 1 लाख.
इसको भी डिवाइड कर दो, आएगा 40,000, 30,000 एंड 30,000। अब इनका टोटल करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल। तो इसका पूरे का टोटल करोगे तो इट विल बी 34,20,000 and it will be 29 lakh and 26,40,000। तो मैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से टोटल ही निकालने को बोला था और कुछ नहीं। तो ये आ गया तुम्हारा। मैंने वो टोटल का टोटल नहीं किया, तुम चाहो तो कर सकते हो कि तुम्हारे टोटल एक्सपेंस कितने हुए थे। 89,60,000। डन। तो अपने ने पहला एग्जाम्पल कर लिया, आज सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपने बाकी के एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।